हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं हूं मनीषा और मैं स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल मनी ट्री मनीषा पे। और आज जब वीक स्टार्ट होने वाला है, मंडे टू फ्राइडे, एक प्रॉपर ट्रेडिंग वीक, 5 डेज वीक हमें सामने मिलेगा, तो बहुत ज़रूरी है निफ्टी की चाल कैसी रहेगी फ्राइडे को इतनी बड़ी गिरावट के बाद। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं गिरावट की बड़ी वजहें क्या थी। तो इस गिरावट की 3 बड़ी वजह थी। एक तो जो लार्ज कैप कंपनीज हैं उनके रिजल्ट्स अनुमान के मुताबिक नहीं आ रहे हैं, जितनी एक्सपेक्टेशंस थी उस तरह से रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं। और दूसरी बड़ी वजह इसकी थी एफआईआई की तरफ से बड़ी बिकवाली की जा रही है। और थर्ड, जो यूएस के साथ हमारे ट्रेड समझौते होने थे उनको लेके अभी अनिश्चितताएं बढ़ गई हैं और अगस्त के फर्स्ट वीक में वो उन पे सब पे क्लैरिटी होगी। लेकिन उससे पहले मार्केट में बहुत ज़्यादा अनिश्चितता का दौर है और इसी के चलते आपने शेयर मार्केट में लास्ट जो ट्रेडिंग सेशन था, फ्राइडे वाला मार्केट था, उसमें एक बड़ी गिरावट देखी भी होगी। लेकिन अब क्या करना है, इम्पॉर्टेंट ये है, निफ्टी इस वक्त निफ्टी इस वक्त 25,000 से नीचे लुढ़क चुका है। जो पहले लग रहा था कि शायद 25,000 के ऊपर निफ्टी सपोर्ट बनाता हुआ दिख सकता है, लेकिन इस तरह की न्यूज़ आना और एक के बाद एक जो बड़ी बड़ी कंपनीज के रिजल्ट आ रहे हैं उनकी निराशा के बाद जो सपोर्ट था निफ्टी का 25,000, वो कहीं ना कहीं अब नीचे की तरफ खिसकता हुआ दिख रहा है। और वो 24,800 के आसपास मुझे लग रहा है कि मार्केट संभलना चाहिए, मार्केट में और गिरावट नहीं होनी चाहिए। लेकिन किसी भी तरह की बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं समझना है। मैं किसी भी तरह का निफ्टी 50 इंडेक्स पे ट्रेड करने की सलाह आपको नहीं दे रही हूँ। जस्ट निफ्टी का चार्ट देख के मुझे लगता है कि निफ्टी में अगर कोई तेजी बाकी है, अगर आगे की तरफ निफ्टी को जाना है, तो उसको 24,000 का सपोर्ट शायद मेंटेन करना चाहिए। अगर सबसे बड़े दो इंपॉर्टेंट शेयर्स की बात करें तो बजाज फाइनेंस और इन्फोसिस, ये दो स्टॉक्स ऐसे थे जिनमें गिरावट के चलते निफ्टी में इतनी बड़ी गिरावट हुई है। बजाज फाइनेंस का स्टॉक आप देखो कि 4.7% टूटा है। एक इतने बड़े लार्ज कैप स्टॉक का इतना ज़्यादा टूटना भी एक चिंता का विषय है। और दूसरी चीज़, इन्फोसिस की अगर बात करें तो इन्फोसिस में लगभग 2.4% की गिरावट दर्ज की गई है। तो आपको ये जानना समझना पड़ेगा कि जब भी इतने बड़े लार्ज कैप स्टॉक्स में गिरावट होगी ना कहीं आपको निफ्टी इंडेक्स, क्योंकि ये बड़े स्टॉक्स निफ्टी इंडेक्स में एक बड़ा पोर्शन रखते हैं, तो इस वजह से निफ्टी इंडेक्स में भी एक बड़ी गिरावट होगी। तो किन्हीं दो कंपनीज में, किन्हीं दो सेक्टर्स में इस तरह से अनिश्चितता का माहौल है। और वो भी निफ्टी आईटी की बात करें और निफ्टी फाइनेंस की बात करें तो ये निफ्टी 50 इंडेक्स के बड़े पोर्शन को डील करते हैं। और ऐसे में इन दो स्टॉक्स में गिरावट आपको मार्केट में एक तेज गिरावट की तरह दिखाई दी। पिछले 8-9 महीने में ये एक बड़ी गिरावट थी। इतना एक दिन में मार्केट कभी नहीं टूटा। आपने देखा भी होगा, आपका पूरा पोर्टफोलियो इस वक्त रेड हो गया होगा। अगर आपने इन्हीं दिनों में पोजीशन कोई शेयर में लिए, आपको वो शेयर नीचे जाता हुआ दिखाई देगा। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं कि जब भी इस तरह की पोजीशन आती है, इस तरह की मार्केट में अपॉर्चुनिटी, मैं कहूंगी जब भी आपको स्टॉक्स इतने ज्यादा टूटे हुए दिखाई देते हैं ना, तो वो टाइम आपके डरने घबराने का नहीं होता। इनफैक्ट जो स्टॉक्स आपकी वॉच लिस्ट में हैं, उन स्टॉक्स को आपको जाके अच्छे अच्छे प्राइसेस पे, अच्छे अच्छे कॉस्ट पे आप उनको एवरेज करना है, बाय करना है, बाय ऑन डिप्स की अपॉर्चुनिटी तलाशनी है, फंडामेंटल एनालिसिस करके अच्छे स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में नीचे पे लेने की कोशिश करनी है। अगर इस तरह से आप मार्केट में स्ट्रेटजी डेवलप करते हैं ना, तो लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा पोर्टफोलियो बनाने में मदद मिल सकती है। आपको अपना रिसर्च करना है। रिसर्च करने के बाद में जो अच्छे स्टॉक्स आपको इस वक्त डिस्काउंट पे उपलब्ध हैं किसी वजह से, देखो 1 अगस्त के बाद हो सकता है जब भी कोई अच्छी न्यूज़ आ जाएगी तो मार्केट फिर से आपको ग्रीन दिखेगा, लेकिन आपको ये प्राइसेस फिर से नहीं दिखेंगे। तो इस तरह के प्राइसेस में आपको क्राइसिस समझने की बजाय आपको अपॉर्चुनिटी समझना चाहिए।
इसी के साथ मैं बात करना चाहूंगी, देखो रिजल्ट सीजन चल रहा है, कंपनीज के रिजल्ट्स आ रहे हैं और आपको अपने पोर्टफोलियो में किन कंपनीज को जगह देनी है और किन कंपनीज को आउट करना है, वो डिसीजन कहीं ना कहीं आपको अपनी कंपनीज पे रिजल्ट देख देख के करना ही चाहिए। मेरे पास भी जो भी कंपनीज होती है ना, मैं उनके आने वाले रिजल्ट्स पे ज़रूर नज़र रखती हूँ। और आपको भी अगर लॉन्ग टर्म में शेयर मार्केट में सक्सेसफुल होना है तो अपनी कंपनी के रिजल्ट्स के बारे में आपको अवगत रहना चाहिए। फर्स्ट बात करेंगे सिप्ला पे। सिप्ला बहुत अच्छी कंपनी है और बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन मेरा अच्छी और बुरी कंपनी से होने का मतलब उस कंपनी के फंडामेंटल्स का, उस कंपनी के मार्केट शेयर का, उस कंपनी के इंडियन स्टॉक मार्केट में उस कंपनी की इमेज से मेरा मतलब है। तो सिप्ला का शुद्ध लाभ 10% बढ़ा, तो सिप्ला के लॉन्ग टर्म स्टॉक होल्डर्स को इस तरह की न्यूज़ अच्छी फ़ायदेमंद न्यूज़ हो सकती है। इस तरह की न्यूज़ जब भी आप देखें अपने किसी स्टॉक में कि वो स्टॉक लगातार क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट दर्ज कर रहा है, तो डेफिनेटली ये न्यूज़ शेयर के लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव को पॉजिटिव रुख की तरफ लेके जाती है। नेक्स्ट बात करेंगे एलटी फूड्स के मुनाफे और राजस्व में इजाफा। तो एलटी फूड्स जो कि दावत राइस आपने सुना होगा, दावत बासमती राइस इनका ब्रांड है। तो ये शेयर एलटी फूड्स अपने फिलहाल जो सबसे ज़्यादा कहते हैं ना मार्केट शेयर इस कंपनी का है और उनके भी रिजल्ट बहुत ही शानदार आए हैं। लगभग 20% की रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी ने की है। तो लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर्स जो एलटी फूड्स में इन्वेस्टेड है उनके लिए ये गुड न्यूज़ है। बजाज फिनसर्व का प्रॉफिट 30% उछला। तो एनबीएफसी सेक्टर की एक बहुत ही अच्छी दिग्गज कंपनी है बजाज फिनसर्व और इसके प्रॉफिट मार्जिन्स की बात करें तो प्रॉफिट मार्जिन्स 30% ज़्यादा हैं पिछले क्वार्टर की बात करें उसके मुकाबले। तो इस तरह की न्यूज़ जब भी आप किसी बड़ी कंपनी, लार्ज कैप कंपनी में देखते हैं ना, तो वो डेफिनेटली उस कंपनी के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ होती है। शेयर के आगे चलने का रास्ता क्लियर होता है, शेयर में इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस डेवलप होता है और शेयर के जो शेयर होल्डर्स हैं उनको लॉन्ग टर्म में फायदा भी होता है। श्रीराम फाइनेंस का लाभ 9% बढ़ा। श्रीराम फाइनेंस एनबीएफसी सेक्टर की एक दिग्गज कंपनी है और उनका मुनाफा भी लगभग 9% बढ़ के 2000 करोड़ रुपए रहा, जो कि 2024 और 25 की अप्रैल जून तिमाही में कंपनी का शुद्ध लाभ जो 1981 करोड़ था वो बढ़ के 2100 करोड़ रुपए हो गया है। तो इस तरह की न्यूज़ अगर आप इन कंपनीज को होल्ड करते हैं तो आपके पास ज़रूर ये सारी न्यूज़ होनी चाहिए कि आपकी कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर पिछले वर्ष इसी क्वार्टर में उनका क्या परफॉर्मेंस रहा। तो इस तरह की न्यूज़ आपके उस कंपनी में लॉन्ग टर्म नज़रिए को दुरुस्त करती हैं, लॉन्ग टर्म में आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करती है। बैंक ऑफ बड़ौदा को 4541 करोड़ रुपए का मुनाफा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा के लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर्स के लिए ये अच्छी न्यूज़ हो सकती है। शेयर में इन्वेस्टमेंट करने में आपको इस तरह की न्यूज़ काफ़ी मदद करेंगी। अपना रिसर्च एंड एनालिसिस ज़रूर करना है। मैं सिर्फ कंपनी की न्यूज़ के बारे में बता रही हूँ, उसके बाद जब मैं स्टॉक लेती हूँ ना तो उसके बाद में उस कंपनी का पेयर ग्रुप से उसका कंपैरेटिव एनालिसिस ज़रूर करती हूँ और उसके बाद में उसके टेक्निकल चार्ट्स पे नज़र ज़रूर डालती हूँ। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अनंतराज के मुनाफे में हुआ 38% का इजाफा। तो रियल एस्टेट कंपनी अनंतराज लिमिटेड का 2025-26 की पहली तिमाही में अगर नेट इनका प्रॉफिट की बात करें तो वो लगभग 38% बढ़ के और वो अब फिलहाल 125 करोड़ रुपए हो गया है। तो आपको देखना होगा, अगर आप अनंतराज में निवेशित हैं लॉन्ग टर्म के लिए, ये स्टॉक के लिए गुड न्यूज़ हो सकती है। किसी भी कंपनी का प्रॉफिट परसेंटेज बढ़ना बहुत ही अच्छी बात होती है। नेक्स्ट बात करेंगे HFCL को 32 करोड़ रुपए का घाटा। जब भी किसी कंपनी को में कोई नेगेटिव न्यूज़ आती है ना, उसके रेवेन्यू को लेके या उसके नेट प्रॉफिट को लेके अगर कोई घाटा दर्ज होता है ना, तो मार्केट उस वाली न्यूज़ को थोड़ा नेगेटिव भुनाने की कोशिश करता है। HFCL के शेयर पे आपको इसका असर दिखाई पड़ सकता है। दूरसंचार उपकरण बनाने वाली कंपनी HFCL को वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में 32 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। तो अगर HFCL में आप निवेशित हैं तो इस न्यूज़ को आप नज़रअंदाज नहीं करेंगे। आप अपनी कंपनी पे और रिसर्च एंड एनालिसिस करेंगे कि ये घाटा किस वजह से हुआ है। क्या ये कोई शॉर्ट टर्म न्यूज़ की वजह से या किसी शॉर्ट टर्म किसी कोई प्रोजेक्ट फेल्योर है या फिर प्रोजेक्ट कम मिले हैं, आपको देखना पड़ेगा। अगर कोई लॉन्ग टर्म शेयर और कंपनी में कोई कंसर्न जनरेट होता है, आपको अकॉर्डिंगली डिसीजन लेना होगा। स्प्राइट एग्रो का मुनाफा 47% बढ़ा। तो स्प्राइट एग्रो का शुद्ध लाभ 46.6% बढ़ के 9 करोड़ रुपए रहा है। लेकिन किसी कंपनी में इतना बड़ा मुनाफा हुआ है तो आपको उस मुनाफे की असली वजह जानना ज़रूरी है। पहली बात तो कि ये 47% बढ़ा लेकिन केवल 9 करोड़ रुपए
47% बढ़ने के बाद भी केवल एक 9 करोड़ रुपए का मुनाफा है। तो कंपनी के फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट एनालिसिस आपको जरूर करना है। नेक्स्ट बात करूंगी, पेट्रोनेट का शुद्ध लाभ 25% लुढ़का। तो पेट्रोनेट एलएनजी देश की सबसे बड़ी गैस आयातक कंपनी है और इनका मुनाफा इतना कम होना मतलब कहीं ना कहीं कंपनी के बिजनेस के प्रॉफिट मार्जिन्स पे फर्क पड़ रहा है। इसी के साथ पेट्रोनेट एलएनजी कहता है कि मॉनसून जल्दी आने पर बिजली की मांग में गिरावट के कारण कम मात्रा में आयात करने से उनका शुद्ध लाभ घटा है। मतलब कि अगर मॉनसून पहले आ जाता है तो जो गर्मियों में हमें ज़्यादा कूलर एसी पंखे चला के रखने की ज़रूरत पड़ती है उसमें थोड़ी कमी आती है। तो कहीं ना कहीं बिजली की मांग कम हुई है और बिजली की मांग कम होने से कंपनी के बिजनेस इम्पैक्ट हुआ है, कंपनी की रेवेन्यू ही कम आई है, मतलब कंपनी की बिक्री ही कम हुई है और इस कारण कंपनी का नेट प्रॉफिट भी कम हुआ है। तो जब भी आप ऑयल गैस इस तरह की कंपनीज को डील करेंगे तो आप ये इस तरह की नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़, इनकी डिमांड सप्लाई, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई है। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर देना। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। हैव अ गुड डे, गुड नाइट, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।